हेलो एवरीवन, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का 11th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस क्या होती है, सिस्टम डिजाइन क्या होता है, सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है, इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या होती है वगैरह वगैरह। इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज ईआर मॉडल। ईआर मॉडल क्या है, व्हाट इज ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होता है, एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होती है, और उसके अलावा इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ ईआरडी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसका क्या यूज है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एंटिटी टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी, और एट्रीब्यूट टाइप्स जिसमें है सिंपल, कंपोजिट, डेराइव्ड एक्सेट्रा। सबसे पहले हम बात करते हैं ईआर मॉडल की। तो ईआर मॉडल स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इसका फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज अ ग्राफिकल अप्रोच फॉर डिजाइनिंग अ डेटाबेस। ये एक ग्राफिकल मेथड है या अप्रोच है जिसकी हेल्प से आप डिजाइन कर सकते हो डेटाबेस को। ठीक है, अब बात करते हैं डेटाबेस क्या होता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने फेसबुक पे अपनी आईडी बनाई, उसके लिए आप नाम, अपनी एज और ईमेल, पासवर्ड वगैरह देते हैं। तो आपका ये डेटा जाके कहीं तो स्टोर होता होगा, तभी तो जब आप लॉगिन करते हैं तो वो मैच कराता है कि हाँ फला यूजर ने लॉगिन किया, इसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड सही है, इसको लॉगिन करने दो। ठीक है, तो आपका डेटा ऑनलाइन कहीं ना कहीं सर्वर पे जाके स्टोर होता है। तो जिस जगह पे वो स्टोर होता है वो होता है हमारा डेटाबेस। ठीक है, अब डेटाबेस को बनाने का कुछ तो तरीका होगा, किसी तरीके से उसको बनाया गया होगा, डिजाइन किया गया होगा। ठीक है, तो उसको डिजाइन करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो ईआर मॉडलिंग होती है या ईआर मॉडल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ईआर मॉडल एक ग्राफिकल अप्रोच है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस का एक नक्शा बना सकते हैं। रियल में डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका बस एक नक्शा बना सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम एक मकान को बनाने से पहले उसका नक्शा बनाते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस के कंसेप्ट में भी यही सेम चीज फॉलो होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज अ डेटाबेस मॉडलिंग टेक्निक दैट जनरेट्स एन एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम ऑफ सिस्टम्स डेटा एंड दैट डायग्राम इज यूज्ड इन डिजाइनिंग अ रिलेशनल डेटाबेस। ये क्या है, एक डेटाबेस मॉडलिंग टेक्निक है। डेटाबेस को बनाने से पहले उसका एक मॉडल बनाते हैं। ठीक है, जैसे रियल में कोई चीज बनाने से पहले आप उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हो, मॉडल बनाते हो, छोटा सा डायग्राम बनाते हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक मॉडलिंग टेक्निक है डेटाबेस की। ठीक है, जो जनरेट करती है एक एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम, एक छोटा सा डायग्राम। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है समरी, आप कह सकते हो। ठीक है, तो एक छोटी सी समरी डायग्राम के फॉर्म में जनरेट करता है। किसके डायग्राम जनरेट करता है, ये सिस्टम के डेटा का। मान लीजिए किसी भी तरह के सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, अमेजॉन है, अमेजॉन को मान लीजिए डेटा स्टोर करना है यूजर्स का, तो उसको कौन कौन सा डेटा चाहिए, किस डेटा की उसको जरूरत पड़ेगी डिलीवरी करने के लिए या आईडी बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे या सिस्टम एनालिस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो उसके बाद वो एक डायग्राम बनाता है। तो ईआर मॉडल को फॉलो करके जब वो डायग्राम बना लेता है, उसको जो है आप यूज करते हो किस चीज़ के लिए, बाद में डेटाबेस को रियल में इम्प्लीमेंट करने के लिए कोडिंग की हेल्प से। ठीक है, इसमें इसीलिए लिखा हुआ है कि इट इज़ अ डेटाबेस मॉडलिंग टेक्निक। ये डेटाबेस को मॉडल करने की एक टेक्निक है जो जनरेट करती है एक डायग्राम को, एक एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम को। किसके डायग्राम को, सिस्टम्स के डेटा को, यानी कि सिस्टम का जो डेटा है उसके हिसाब से एक डायग्राम जनरेट करता है। एंड दैट डायग्राम इज यूज्ड, और फिर उस डायग्राम को यूज किया जाता है किसमें, डिजाइनिंग अ रिलेशनल डेटाबेस, एक रिलेशनल डेटाबेस को बनाने के लिए। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक होता है नॉर्मल डेटाबेस, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, जिसे आप RDBMS की हेल्प से ऑपरेट करते हो। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि ढेर सारी टेबल्स के बीच में कनेक्शन होता है, लिंकिंग होती है। ईआर मॉडल रिलेशनल डेटाबेस को बनाने के लिए यूज किया जाता है, नॉर्मल डेटाबेस के लिए नहीं होता ये। ठीक है, जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं उनके लिए यूज होता है। अब ये किस तरीके से यूज किया जाता है आपको आगे एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ईआर मॉडल किस तरीके से बनाना है रिलेशनल डेटाबेस का वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट वॉज डेवलप्ड बाय पीटरसन इन 1976। तो इसे पीटरसन ने बनाया था 1976 में। अब हम बात करते हैं ईआरडी के बारे में। ठीक है, कि ईआरडी क्या होता है। ईआरडी स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ईआरडी का फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द डायग्राम जनरेटेड बाय ईआर मॉडल इज नोन एज ईआरडी। वो डायग्राम जो जनरेट हुआ है ईआर मॉडल की हेल्प से उसे हम ईआरडी कहते हैं। जैसा कि अभी पिछले पॉइंट पे हम लोगों ने पढ़ा था ईआर मॉडल में कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम को जनरेट करता है। ईआर मॉडल की हेल्प से हमें एक डायग्राम मिलता है। ठीक है, और उसी डायग्राम को हम असल में ईआरडी कहते हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें हैं ये। ईआर मॉडल एक टेक्निक है, जब उस टेक्निक को हम फॉलो करते हैं तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, तो उस डायग्राम को हम ईआरडी कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ईआरडी शोज द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट एंटिटीज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ठीक है, ईआरडी रिलेशनशिप दिखाता है
किनके बीच में, डिफरेंट एंटिटीज के बीच में जो कि स्टोर्ड है डेटाबेस में। तो डेटाबेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उनके बीच में ये क्या दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है। अब इस पॉइंट को पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो एंटिटीज हैं। पहली है कस्टमर। एंटिटी मतलब क्या होता है, फिलहाल के लिए हमें कुछ नहीं जानना। एंटिटी का मतलब ये होता है, बस समझ लीजिए कि कोई भी इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आपको डेटा स्टोर करना है। ठीक है, तो एक एंटिटी है कस्टमर। कस्टमर का हमें नाम स्टोर करना है और एड्रेस स्टोर करना है डेटाबेस में। ठीक है, और दूसरी एंटिटी है आइटम। ठीक है, हमारी एक शॉप है, कस्टमर आता है तो एक आइटम खरीदेगा। अब आइटम का एक नाम होगा और उसकी एक प्राइस होगी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, कस्टमर और आइटम के बीच में। तो कस्टमर बाइज आइटम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप बना, बाय का। ठीक है, कि कस्टमर आइटम को खरीदता है। इसको ईआरडी जो होती है हमारी, उसको लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाता है। ये बनाएंगे कैसे, कौन से शेप यूज करेंगे वो सब हम बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए बस एक एग्जांपल है ये। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि कस्टमर नाम की एंटिटी के लिए डेटाबेस में एक टेबल बन जाए जहां पर हम उसका डेटा स्टोर कर सकें। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से इसकी टेबल दिखेगी। ठीक है, कस्टमर नाम की एंटिटी की एक टेबल, टेबल का नाम क्या है, कस्टमर। ठीक है, ये टेबल का नाम है और जो एड्रेस और नेम दिया हुआ है ये कॉलम्स हैं। ठीक है, जो कस्टमर की जो हमने नाम और एड्रेस स्टोर कराना चाहते थे तो कॉलम नेम वही दे दिया हमने। ठीक है, कॉलम की हेडिंग। अब इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि हमें आइटम के लिए भी एक टेबल चाहिए। ठीक है, तो टेबल का नाम हमने दे दिया आइटम और इसके अंदर क्या स्टोर कराना था हमें, नाम और प्राइस। तो दो कॉलम बना दिए हमने, नेम के लिए और प्राइस के लिए। जैसे यहाँ पे कीबोर्ड है 150 का, माउस है 125 का। ठीक है, तो इसमें भी दो एंट्री की है हमने। तो ये टेबल्स बनी कैसे, ठीक है, ऊपर जो दिया हुआ है एक छोटा सा डायग्राम, उसकी हेल्प से देखिए हमने एक टेबल बना दी। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, इसका क्या प्रोसीजर है, क्यों इस तरह के शेप्स को यूज कर रहे हैं, वो अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो दो तरह की एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप भी कैसे बनाना है ये सब भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ईआरडी एक्सप्लेन्स द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ईआरडी एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर डेटाबेस का। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है कि जैसे आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आप कहते हो ना कि यार कोई लॉजिक लगाओ, कैसे ये सॉल्व होगा, दिमाग लगाओ ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोलते हो। तो लॉजिक लगाना मतलब ये होता है कि डेटाबेस को बनाने के लिए क्या लॉजिक लगाई हमने। ठीक है, वो एक ईआरडी एक्सप्लेन कर देता है। जैसे पीछे का डायग्राम था वो एक्सप्लेन कर रहा था किस तरीके से डेटाबेस की छोटी सी टेबल बन जाएंगी दो ठो। नेक्स्ट पॉइंट है एट लास्ट एन ईआरडी इज इम्प्लीमेंटेड एज अ डेटाबेस। आखिर में हम करते ये हैं कि एक अच्छी ईआरडी को डेटाबेस के तौर पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, उसको फॉलो करके एक डेटाबेस बना दिया जाता है बस। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट हेल्प अस टू एनालाइज डेटा रिक्वायरमेंट सिस्टमैटिकली टू प्रोड्यूस अ वेल डिजाइन डेटाबेस। ठीक है, एक ईआरडी हमें हेल्प करता है कि हम किस तरह की रिक्वायरमेंट है डेटा की, हमें किस तरह का डेटा हमें स्टोर करना है डेटाबेस में, इन सभी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर लें। ठीक है, हमें एनालिसिस में हेल्प करता है जिससे हम एक अच्छा वेल मेंटेन या वेल डिजाइन डेटाबेस बना सकें। ठीक है, अब अमेजोन वालों को अगर यही नहीं पता होगा कि यूजर की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है हमें, ठीक है, तो वो ईआरडी नहीं बना पाएंगे और ईआरडी नहीं बना पाएंगे तो डेटाबेस भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये बस एक छोटा सा एग्जांपल था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट प्रैक्टिस टू कंप्लीट ईआर मॉडलिंग बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द डेटाबेस। ठीक है, एक अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि सबसे पहले आप एक ईआर मॉडल को, एक अच्छे ईआर मॉडल को कंप्लीट कर लो पूरा। ठीक है, जिससे आपको एक अच्छी ईआरडी मिल जाए, जिसके बाद आप डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करते वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आपको कुछ सोचना नहीं पड़े, आप डायरेक्टली कोडिंग की हेल्प से डेटाबेस को बना सको। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ईआर डायग्राम्स आर बेस्ड ऑन 3 बेसिक कंसेप्ट। 3 बेसिक कंसेप्ट पर पूरा ईआर डायग्राम डिपेंडेंट होता है। पहला है एंटिटी, फिर है एट्रीब्यूट्स और तीसरा है रिलेशनशिप। तो सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं एंटिटी की। एन एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट अबाउट विच यू वांट टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंटिटी क्या है, कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी रियल वर्ल्ड का सामान, चाहे वो मोबाइल हो, कार, पेन, पेंसिल, पेपर, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी हो, या कोई कंसेप्ट जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। मान लीजिए कोई कोर्स है, ठीक है, ग्रेजुएशन का, बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, ये सब, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। ठीक है, तो उसे एक एंटिटी कहेंगे आप। ठीक है, एन एंटिटी कैन बी प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट और अ कंसेप्ट एक्सेट्रा। एंटिटी कुछ भी हो सकती है, कोई प्लेस का नाम, कोई पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट या कोई कंसेप्ट। ठीक है, मोस्टली होता ये है कि एंटिटी नाउन होती है हमारी। ठीक है, इसको अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पर्सन। पर्सन मान लेते हैं, पर्सन एंटिटी में देखें तो हम स्टूडेंट एक पर्सन है, ये भी एक एंटिटी हो सकती है, इसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। एम्प्लॉय है या पेशेंट है, इन सभी के बारे में हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं।
ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा, कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सको। प्लेस, कोई बिल्डिंग है जिसके बारे में आपको जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। कोई स्पेसिफिक स्टोर है, ठीक है, चाहे वो जनरल स्टोर हो या किसी तरह की जो है फार्मेसी वगैरह है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट, कार, बाइक, प्रोडक्ट हो कोई, ठीक है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे वो नॉर्मल शॉप से आप जो खरीदते हैं प्रोडक्ट हो, ठीक है। या कोई कंसेप्ट हो गया, कंसेप्ट में हमने एक एग्जांपल दिया है कोर्स, ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन का कोई कोर्स है, बीटेक, एमटेक या कोई एक्स्ट्रा कोई कोर्स आया हो, ठीक। इट इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग रेक्टेंगल शेप। अब इसको रेक्टेंगल शेप में दिखाया जाता है, जैसे कि स्टूडेंट, कार, कोर्स, स्टोर, इस तरीके से बिल्कुल इस शेप के अंदर एक एंटिटी को आप डिस्प्ले करते हो या दिखाते हो, दर्शाते हो। अब हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में। एन एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो एंटिटी की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उन्हीं को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। या आप यूं कह लीजिए कि इट डिस्क्राइब्स एन एंटिटी, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं? एंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में और ढेर सारी चीजें बताते हैं, ठीक है। और इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ओवल शेप, और इनको ओवल शेप की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंटिटी है, उसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट का एक नाम होगा, एक एड्रेस होगा, उसका कोई रोल नंबर होगा, ठीक है। तो ये नाम, एड्रेस, रोल नंबर क्या है? उसके एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि ये उसको और डिस्क्राइब कर रहे हैं। यार क्लास में स्टूडेंट तो बहुत ढेर सारे हो सकते हैं ना, लेकिन स्टूडेंट की पहचान या तो उसके नाम से होगी, या तो उसको आप यूनिक रोल नंबर दे सकते हो कोई, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट के बारे में हमने क्या किया, और ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, ठीक है। तो ये जो ओवल शेप में जो चीज़ें लिखी हैं, नाम, एड्रेस, रोल नंबर या मोबाइल नंबर होता है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होती, एज होता, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है? स्टूडेंट के बारे में और सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रही है, उसकी और प्रॉपर्टीज बता रही हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं उसके, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स यही होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, कोर्स, ठीक है। एक एंटिटी है कोर्स, ठीक है। तो कोर्स का कोई नाम भी होगा, हो सकता है आप बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, बीटेक, एमटेक, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। कोर्स का कोई ड्यूरेशन होता है, वो 3 साल का है, 4 साल का है, मान लीजिए कोई शॉर्ट टर्म कोर्स हो, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप कहीं इंस्टीट्यूट में जाओ तो कोर्स की एक आईडी होती है कि फला कोर्स है बीसीए, इसकी आईडी ये है, ठीक है। तो कोर्स की आईडी के बिहाफ पे आपको जो है दिया जाता है, अलॉट किया जाता है कोर्स, ठीक है। जैसे आपका यूनिक रोल नंबर होता है, वैसे कोर्स के भी एक आईडी होती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? कोर्स के बारे में और ढेर सारी डिटेल हमें बता रही हैं, कोर्स को और डिस्क्राइब कर रही हैं, उसके बारे में डिटेल में बता रही हैं, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स हो गए कोर्स के। अब हम एक फाइनल एग्जांपल देखते हैं ईआरडी का, ठीक है। ये दो स्टूडेंट और कोर्स के बीच में एक ईआरडी हम बनाएंगे। तो स्टूडेंट का हमें नाम, एड्रेस और रोल नंबर स्टोर कराना है, और कोर्स का भी हमें नाम, ड्यूरेशन और कोर्स आईडी हमें स्टोर करानी है, ठीक है। तो डेटाबेस में अगर हम देखें तो स्टूडेंट की टेबल कुछ इस तरीके से बनेगी। स्टूडेंट एंटिटी है, उसकी एक टेबल बन गई जिसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है। टेबल का नाम स्टूडेंट है, और ये जो नेम, एड्रेस, रोल नंबर वाली 3 कॉलम बन गए हैं। यानी कि यहाँ पे आप एक चीज़ अगर ध्यान दें तो स्टूडेंट जो एंटिटी है वो टेबल का नाम होता है असल में, ठीक है। एंटिटी का नाम क्या होता है? असल में टेबल का नाम बन जाता है, और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कॉलम बन जाते हैं। तो टेबल की जो कॉलम होती है असल में वो आपकी क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। ईआरडी की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसे आप एट्रीब्यूट्स कहते हो, वो टेबल की कॉलम्स होते हैं, और जो टेबल का नाम होता है वो होता है एंटिटी का नाम, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप कोर्स की बात करो तो कोर्स नाम की जो टेबल बन रही है, तो एंटिटी का नाम क्या है? कोर्स, और टेबल का नाम भी क्या है? कोर्स है, ठीक है। और इसकी 3 एट्रीब्यूट्स थे, नाम, ड्यूरेशन और कोर्स आईडी, ठीक है। तो नाम एक टेबल के अंदर कॉलम है, ठीक है, नेम एक कॉलम है, ड्यूरेशन एक कॉलम है, कोर्स आईडी एक कॉलम है। तो 3 कॉलम्स की एक टेबल बन गई, ठीक है। 3 एट्रीब्यूट्स को मिलाकर हमने एक टेबल बना दी कोर्स की, ठीक है। तो असल में होता यह है कि जो एंटिटी होती है वो टेबल का नाम होता है, और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कॉलम नेम्स होते हैं। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होगी। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। रिलेशनशिप, इट स्पेसिफाइज हाउ एंटिटीज आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, ठीक है। ये हमें बताता है कि 2 एंटिटीज या 2 से ज्यादा एंटिटीज किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डायमंड शेप, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डायमंड शेप में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एक एंटिटी है जिसका नाम, एड्रेस, रोल नंबर स्टोर कर रहे हैं। कोर्स एक एंटिटी है जिसका नाम, ड्यूरेशन और कोर्स आईडी स्टोर कर रहे हैं। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो है एनरोल का, कि स्टूडेंट एनरोल करता है किसमें? कोर्स में, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था डीएफडी को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं या तो टॉप टू बॉटम पढ़ेंगे, ठीक है, उल्टा नहीं पढ़ सकते इसको हम।
राइट टू लेफ्ट नहीं जा सकते हैं, हम बॉटम टू टॉप नहीं जा सकते हैं। अब हम इस ERD को फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम स्टूडेंट एंटिटी की बात करें तो इसकी टेबल कुछ इस तरीके से बनेगी और कोर्स की कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, स्टूडेंट नाम की एक एंटिटी है जिसमें 3 कॉलम्स या 3 एट्रीब्यूट्स हैं, नाम, एड्रेस और रोल नंबर। और उसी तरीके से कोर्स में भी है नाम, ड्यूरेशन और कोर्स ID। ठीक है, तो ये 2 टेबल्स तो बन गई, 2 एंटिटीज की 2 टेबल्स बन गई। इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे लाएं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एनरोल हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें कनेक्शन चाहिए। ठीक है, जिसकी हेल्प से हमें डेटा को फेच करने में आसानी हो। रिलेशनशिप इसीलिए बनाई जाती है कि डेटा को फेच करने में आसानी हो। अगर हमें ये जानना है कि स्टूडेंट रोहन किस कोर्स के साथ एनरोल हो रहा है, तो इसके लिए हमें चीज़ों को बार बार मैच कराना पड़ेगा। ठीक है, सोहन के बारे में जानना है तो बार बार कोर्स को मैच कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इनके बीच का कोई तो रास्ता होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम रोल नंबर वाली फील्ड को उठा लें और कोर्स ID वाली फील्ड को उठाकर एक नई टेबल बना दें, एनरोल नाम की मान लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम ये समझ जाएंगे कि रोल नंबर 001 या फिर रोल नंबर 1 किस कोर्स ID के साथ एनरोल हुआ है, 101 के साथ, जो कि है कोर जावा की। ठीक है, तो कोर जावा वाले कोर्स के ID के साथ, ठीक है, कौन एनरोल हुआ है, रोल नंबर 1। और रोल नंबर 2 किसके साथ एनरोल हुआ है, 102, यानी कि एडवांस जावा। ऐसे अगर आपके पास हजारों रोल नंबर्स होंगे और हजारों कोर्स ID होंगी, या 3-4 ही क्यों ना हो, ठीक है, तो आप आराम से डेटा को सॉर्ट कर सकते हो कि किस कोर्स ID के साथ कौन सा जो है स्टूडेंट गया है। ठीक है, तो एक ERD की हेल्प से हम यही करते हैं कि जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है उनके बीच में किस तरीके से कोई 2 कॉलम्स को चुन के या 3 कॉलम्स को चुन के रिलेशनशिप बना के उनको एक तीसरी टेबल में हम दिखा सकें। जैसे कि यहाँ पे हमने कोर्स ID को चुना जो यूनिक थी एकदम, और रोल नंबर था यूनिक था एकदम। तो ये 2 कॉलम्स को हमने मिलाकर एक टेबल बना दी नई, एनरोल नाम की। आप नाम कुछ भी दे दीजिए। ठीक है, तो एक नई टेबल हमने बना दी जिसमें हमने क्या दिखा दिया, दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखा दिया। ठीक है, आपस में इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, एक तरह से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस या यूज ऑफ ERD की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ पे यूज करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस है डेटाबेस डिजाइन। डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए हम यूज ही करते हैं इसको। ठीक है, डेटाबेस डिबगिंग। अब मान लीजिए आपके पास कोई बना बनाया डेटाबेस है लेकिन उसमें फिर भी कोई दिक्कत आप फेस कर रहे हो, तो उसको डिबग करने के लिए भी आप ERD को यूज कर सकते हैं या ER मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी कि मान लीजिए आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गैदर करिए डेटाबेस में स्टोर करने के लिए, क्या नेसेसरी है क्या नहीं है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट गैदर करने में अगर दिक्कत हो रही है तो भी आप ER मॉडल को यूज कर सकते हो या ERD को बना सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब पर्पस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इन्हीं चीज़ों के लिए यूज की जाती है। तो यही इसकी इंपॉर्टेंस और यूजेस हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंटिटी टाइप्स की। तो बेसिकली 2 टाइप की एंटिटीज होती हैं। पहली है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। एन एंटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर एंटिटी टू एग्जिस्ट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय, यानी कि ऐसी एंटिटी जिसको किसी दूसरी एंटिटी की जरूरत ना हो वर्ड में एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है। इसको अभी हम डीप में एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीक एंटिटी की। एन एंटिटी विच डिपेंड्स ऑन अदर एंटिटी टू एग्जिस्ट इज कॉल्ड वीक एंटिटी। एक ऐसी एंटिटी जिसके लिए दूसरी किसी एंटिटी का होना जरूरी हो। ठीक है, वो दूसरी किसी एंटिटी की एग्जिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो वो एक वीक एंटिटी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लोन। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर कर लेते हैं कि वीक और स्ट्रॉन्ग होती क्या है। तो यहाँ पर हमने एक नीचे एक छोटी सी ERD बनाई है। ठीक है, एक एम्प्लॉय नाम की एंटिटी है, एक लोन नाम की। ठीक है, अब एम्प्लॉय बिना लोन के भी जिंदा रह सकता है, एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर सकता है बिना लोन के भी, लेकिन कोई जरूरी है क्या कि एम्प्लॉय लोन ही ले? अरे बिना लोन लिए भी एम्प्लॉय ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय ही नहीं है तो लोन का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहेगा, है ना। अगर कोई एम्प्लॉय होगा ही नहीं, लोन कौन लेगा? एम्प्लॉय लेगा। तो अगर एम्प्लॉय नहीं रहा तो लोन हटा दिया जाएगा। ठीक है, लोन जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं रहेगा। तो लोन क्या है? यहाँ पे एक वीक एंटिटी है। ठीक है, और एम्प्लॉय क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी को हम करते क्या है कि एक डबल रेक्टेंगल से दिखाते हैं और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को नॉर्मल सिंगल रेक्टेंगल से। ठीक है, तो देखिए ये डबल रेक्टेंगल से दिखाया गया है, प्लस इसमें जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये भी डबल है। ठीक है, तो यहाँ पे वीक एंटिटी को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल रेक्टेंगल और ये डबल लाइन होती है, बाकी सारी चीजें सेम होती है। तो एम्प्लॉय क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, क्योंकि उसको लोन की जरूरत नहीं है एग्जिस्ट करने के लिए, बिना लोन के भी वो जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय नहीं होगा तो लोन कोई नहीं लेगा।
ठीक है, तो ये जो है छोटा सा एग्जांपल था वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटी का। अब हम बात करने वाले हैं एट्रीब्यूट टाइप्स की, ठीक है, कि अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहला है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है। मान लीजिए एक स्टूडेंट नाम की एंटिटी है और उसमें एक एट्रीब्यूट है रोल नंबर, तो रोल नंबर सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। क्यों? क्योंकि देखिए एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं हो वो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है। जैसे रोल नंबर यूनिक होता है, एक ही होता है, एक से ज्यादा स्टूडेंट को रोल नंबर नहीं देते, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा सिंगल होगी, एक ही होगी, ठीक है, तो ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट है हमारा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, यानी कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी एक से ज्यादा वैल्यूज हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फोन नंबर, ठीक है, स्टूडेंट के कई फोन नंबर हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको डबल जो है इसको डबल ओवल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। थर्ड है सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है। सिंपल एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसकी वैल्यू को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और तोड़ नहीं सकते। जैसे कि जेंडर, जेंडर हमने अगर आपको बता दिया मेल या फीमेल, तो क्या इस फीमेल या मेल को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, इसको क्या डिवाइड करोगे, ठीक है। अब इसके आगे वाले को देखकर इसको क्लियर कर लेंगे। कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नेम, नेम को आप दो चीजों में जोड़ सकते हो, पहला है फर्स्ट नेम, दूसरा है लास्ट नेम, या आप मिडिल नेम भी रख सकते हो, ठीक है। तो एक ऐसा एट्रीब्यूट जो फर्दर डिवाइड हो रहा हो वो होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। सिंपल एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, जैसे कि जेंडर, ठीक है, जेंडर को आप कहाँ तोड़ोगे, किन चीजों में। नेक्स्ट है हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो किसी और एट्रीब्यूट से डिराइव किए गए हों, मिले हों, हमें पाए जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ है हमारी, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, किसी भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से हम उसकी एज को डिराइव कर सकते हैं। तो जो डिराइव एट्रीब्यूट होते हैं उनको हम इस तरीके से डैश्ड वाले ओवल में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिराइव एट्रीब्यूट। नेक्स्ट आता है हमारा जो लास्ट है वो है की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट क्या होता है कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू यूनिक हो हमेशा, ठीक है, वो हमारा की एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोल नंबर यूनिक है, रोल नंबर किसी भी दो पर्सन या दो स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो किसी स्कूल में हो या कॉलेज में हो, तो रोल नंबर सेम नहीं होता। तो ये क्या है, की एट्रीब्यूट भी है। और की एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बस करते ये हैं कि एट्रीब्यूट के नीचे एक अंडरलाइन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने रोल नंबर को अंडरलाइन कर दिया, इससे पता चल रहा है कि ये की एट्रीब्यूट है, ठीक है। इन केस अब भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स पे क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके।